आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है एक नए इनिशिएटिव में। सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। लॉर्ड गणेशा जो कि सक्सेस के देवता हैं, सक्सेसफुल शुरुआत को सिग्निफाई करते हैं। ज़िंदगी में आपने जो भी शुरू किया है ना, जो भी बिगिन किया है, मैं आप सभी को सक्सेस की विशेष देता हूं। आप अपनी मंजिल तक पहुंचो इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे। शुरू कर लें। आपके सामने खुला हुआ है बैंकिंग का एक क्लोज टेस्ट। अगर आप बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग के लिए तो आप देखते बता दोगे ये मेंस लेवल का सेट है। इसमें आपको क्लोज टेस्ट में आरसी के क्वेश्चन पूछ लेगा, क्लोज टेस्ट में स्टार्टर और कनेक्टर पूछ लेगा, बीच में ग्रामर भी आ जाएगी, वोकैब भी आ जाएगी। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इन क्वेश्चंस को करने की होती है टेक्निक। उसी टेक्निक पे एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं आज से, आपको मिलेगा ऐप पे। फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे डाल रहा हूँ एज अ डेमो, बाकी वीडियोस आपको ऐप पे ही मिलेंगी। ऐप को आप डाउनलोड कर लें, योर इंग्लिश ट्यूटर। कोर्स की वैलिडिटी है 1 मंथ की, 149 का कोर्स है। शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए आप कोड लगाएं YT50। जैसे ही आप लगाएंगे 149 की जगह 99 में आपको मिलेगा। 8 वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं, हर वीक 2 नई वीडियोज़ मेंस की आपको इस कोर्स में मिलती जाएंगी जब तक ये कोर्स चलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ गणेश चतुर्थी के मौके पे बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के कोर्स पे भी डिस्काउंट चल रहा है 200 रुपये का। 699 की जगह 499 में बाय करें विनायकम कोड को यूज़ करके। आज रात यानी कि 10 सितंबर रात को 12 बजे तक ये कोड आपको एक्सेस में रहेगा। कोई भी क्वेरी होती है ऐप रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। यहाँ पे आपकी क्वेरीज को कस्टमर केयर वाले सॉल्व कर देंगे। चलिए प्रमोशन बहुत हो गया, फटाफट शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास को। क्वेश्चन आपके सामने है, ऊपर क्लोज टेस्ट है, पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन फिट इन ए। तो ए में इनमें से कौन सा फ्रेज जो है फिट हो सकता है, ये वाला या ये वाला। तो पहले हम देख लेते हैं ए कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और इस पूरे को अपने पढ़ने की करते हैं कोशिश। करे द सर्च फॉर एंसेस्ट्रल लैंड्स इन मुरुजुगा बिगेन विथ द रिसर्चर्स सीकिंग परमिशन फ्रॉम मुरुजुगास ट्रेडिशनल कस्टोडियंस। कह रहे जो तलाश है ना, जो रिसर्च है एंसेस्ट्रल लैंड्स की, मतलब हमारे पूर्वजों की ज़मीन की, जो हमसे 10,000 20,000 साल पुराने जो लोग थे, ऐसे लोग है ना, एंसेस्ट्रल लैंड्स। और कहाँ पे, मुरुजुगा नाम की जगह में। कह रहे ये रिसर्च शुरू हुई रिसर्चर्स के कोशिश करने के साथ ही, मांगने के साथ ही, सीख करने के साथ ही, इजाज़त को, परमिशन को। और कहाँ से, मुरुजुगा के ट्रेडिशनल कस्टोडियन से। मुरुजुगा में रहने वाले जो आदिवासी थे, ट्रेडिशनली जो कस्टडी रखते हैं मुरुजुगा की, है ना। अब देखो आगे कह रहा है ए में जो भी आप डालोगे इन तीनों में से, उसके आगे का पढ़ो। बेंजामिन टीम स्टडीड द शोर लाइन एंड देन वेंचर्ड इनटू द सी टू लुक फॉर समथिंग। कह रहा है इस चीज़ से या इस चीज़ के बाद या इस चीज़ को करते हुए, यहाँ पे एक फ्रेज बना हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक पार्टिसिपल फ्रेज आएगा, है ना। कह रहा बेंजामिन की जो टीम है उसने स्टडी किया शोर लाइन को, शोर लाइन मतलब समंदर के किनारे को, और फिर वो वेंचर इनटू कर गई, अंदर उतर गई समंदर के, इन द सी, लुक फॉर करने के लिए किसी चीज़ को। अब अपने यहीं पे कर देते हैं पॉज। अब मुझे ये बताओ बेंजामिन की टीम ने पहले क्या किया, कुछ काम किया, उस काम के बाद स्टडी किया, उन्होंने शुरू किया शोर लाइन को करना, और फिर वेंचर किया सी के अंदर। और वो काम मोस्ट प्रोबेबली क्या है, उनसे परमिशन लेना, पहले उनसे इजाज़त ली और फिर इस काम को स्टडी किया, है ना। अब ये तीनों फ्रेज है ना, इसी चीज़ को बता रहे हैं, इजाज़त लेने को। हैविंग सॉट देयर परमिशन, इजाज़त लेने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है ना। ये फ्रेज आपने ऐसे देखा होगा, हैविंग फिनिश्ड माई डिनर आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। खाना खा करके मैं जो है वॉक के लिए निकल गया। तो इस तरह से हैविंग प्लस में V3 लगा करके एक फ्रेज बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये हमारा आंसर हो सकता है ना। परमिशन सॉर्ट करने के बाद, परमिशन ले लेने के बाद बेंजामिन की टीम ने स्टडी किया शोर लाइन को, समझ रहे हो ना, मीनिंग आपका हो सकता है। दूसरा देखो प्रीपोजिशन फ्रेज है विद देयर परमिशन, उनकी इजाज़त के साथ। इसमें बोल रहा है इजाज़त को ले लेने के बाद, और यहाँ पे क्या है, उनकी इजाज़त के साथ ही बेंजामिन ने, टीम ने शुरू किया शोर लाइन को स्टडी करना। ये भी ठीक है ना। स्टडी कैसे किया भाई, उनकी इजाज़त के साथ, विद देयर परमिशन। तीसरा देखो आफ्टर गेटिंग देयर परमिशन। देखो ये जो आप देखते हो ना परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, एक्चुअल में ये आफ्टर से ही मिलके बना होता है। मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये सिंपल सा सेंटेंस है परफेक्ट का, हैविंग फिनिश्ड डिनर I went out for a walk।
हैविंग फिनिश्ड, खाना खा चुकने के बाद मैं निकल गया एक वॉक के लिए। अगर आप यहाँ पे यूँ करना चाहो ना, हैविंग फिनिश्ड को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हैविंग फिनिश्ड अ डिनर या डिनर। अब देखो इसकी जगह मैं यूँ लिखता हूँ, आफ्टर फिनिशिंग डिनर आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो हैविंग फिनिश्ड और आफ्टर जो है जीरेंट, ये एक ही बात होती है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। वो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये जीरेंट फ्रेज है, ये एक प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसके बाद एक जीरेंट रखा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ए और ई का तो मीनिंग ही बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल ठीक है। सी का जो दूसरे का जो मीनिंग है सेकंड वाले का थोड़ा सा डिफरेंट है, परमिशन के साथ इस काम को किया गया, लेकिन ये काम अभी भी बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। आपके आंसर्स हैं ऑल 1, 2 एंड 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अब 8-10 क्वेश्चन अपने को इसी तर्ज पे करते जाना है ना। चलो, ये बहुत इजी था, आगे वाले थोड़े से मुश्किल भी मिलेंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिट इन बी एज वेल एज इन द सेंटेंस बिलो। कह रहा है ये जो हमने बी दिया है ना ऊपर, एक तो यहाँ भी घुस जाए इन पांचों में से एक वर्ड, और दूसरा वही वर्ड हमारे जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे फिट बैठे, दोनों जगह फिट बैठे, उस वर्ड को आप इनमें से चूज करके बताओ। अब देखो वर्ड निकालते हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ो, ऊपर वाले को पढ़ लो चाहे इस वाले को पढ़ लो, है ना। विलियम हेग लेड डाउन अ मार्कर फॉर द इलेक्शन दिस वीक व्हेन ही मेड अ स्पीच डैश दैट अ टोरी गवर्नमेंट वुड इंट्रोड्यूस टैक्स कट्स। कह रहा है विलियम हेग ने ले डाउन कर दिया एक मार्कर को, इसका मतलब होता है किसी ऐसे काम को करना जो अभी तक अभूतपूर्व हो, या फिर किसी सेट करना एग्जाम्पल को जो आने वाले समय में लोग चेज करने की कोशिश करें। जैसे आप ले डाउन है मार्कर कर सकते हो अगर आप एवरेस्ट पे चढ़ के दिखा दो बिना किसी इक्विपमेंट के, है ना। आप बिना रस्सी के एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, आपने ले डाउन है मार्कर कर दिया है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है जिसको लोग बाद में चेज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो विलियम हेग ने भी एक ऐसा मार्कर सेट किया, एक एग्जाम्पल सेट किया इलेक्शन के लिए इसी वीक दिस वीक, जब उन्होंने मेक किया एक स्पीच को। अच्छा स्पीच क्या, वो ये वाला स्पीच था इन चारों पांचों में से एक, और दैट वो ये की कि अगर टोरी की जो गवर्नमेंट है वो आई तो वो वुड इंट्रोड्यूस करेगी टैक्स में कट्स को, टैक्स की कमी को, समझ रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली विलियम हेग जो है टोरी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, मतलब टोरी पार्टी का एक हिस्सा है, और इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पार्टी आई तो टैक्स के कट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। टैक्स कट्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी पार्टी के लिए बात कर रहा है, क्योंकि राहत पहुंचाने का काम तो अच्छा काम है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या सेट बैठ सकता है। इसने स्पीच को मेक किया प्रॉमिस करते हुए, इसने स्पीच को मेक किया इवेड करते हुए, असर्ट करते हुए, पोटेंशियल या अश्योर करते हुए। यहाँ पे आपका सेट बैठेगा प्रॉमिस करते हुए, प्रॉमिसिंग। देखो कैसे बनाए, यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा दूँ और प्रॉमिसिंग बन जाएगा। देखो कॉमा वोमा क्या रहा है ना, इंग्लिश में मत देखा करो अगर बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो, है ना। कई बार क्वेश्चन में आपको लिख के भी देगा इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ़ एनी, तो पंक्चुएशन के एरर को आप ज़्यादा माइंड ना करें। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए और उसके बाद अगर लिखा हो ना प्रॉमिसिंग, विलियम हेग ने एक सेट किया एग्जाम्पल को प्रॉमिस करते हुए दैट वो ये की, है ना, ये बन जाएगा PPSA प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। प्रॉमिस करते हुए इस चीज़ को कि टोरी की सरकार आई तो टैक्स में होगी कटौती, तो प्रॉमिसिंग बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ का प्रॉमिस करते हुए, इवेड करने का मतलब होता है बचना, तो यहाँ पे बचने वाली कोई बात है नहीं। आप प्रॉमिस कर दो, आप असर्ट भी कर सकते हो। असर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, है ना, किसी चीज़ को सबके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना, तो ये भी हो सकता है प्रॉमिसिंग और असर्टिंग दोनों। और देखो अश्योरिंग भी हो सकता है, अश्योरिंग का मतलब होता है अश्योर करते हुए, भरोसा दिलाते हुए। तो विलियम हेग ने चाहे तो प्रॉमिसिंग करते हुए इस काम को किया, चाहे अश्योरिंग करते हुए इस काम को बोला, चाहे असर्ट करते हुए इस स्पीच को उसने दिया। इन तीनों में से हमारा एक आंसर है, कहने का मतलब ये। पोटेंशियल एक एडजेक्टिव है, इसका कोई मतलब नहीं है। इवेडिंग एक आ सकता है PPS से, लेकिन इसका मीनिंग गलत निकलेगा। अब A, C और E में से एक को रख के देखो जहाँ पे ये सेट बैठे, है ना। अब आगे बढ़ो यहाँ पे, तो परमिशन मिलने के बाद बेंजामिन की टीम ने स्टडी किया शोर लाइन को, और फिर वेंचर इनटू कर गई, रिस्क लेके घुस गई सी के अंदर, ढूंढने के लिए, लुक फॉर करने के लिए अंडर वाटर लैंडमार्क्स को, पानी के नीचे की लैंडमार्क्स को, और किसके, फॉर देयर डाइव टीम टू इन्वेस्टिगेट। ये इसलिए कि उनकी डाइव टीम को, उनकी जो डाइव गोताखोर टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर पाए, और किसको, एक ओल्ड रिवर बेड को,
रिवर मतलब नदी, बेड मतलब तला, नदी के बहुत पुराने तले को, और एक वैली को, एक घाटी को, और एक शोर लाइन को, पूरे के पूरे एक जो है समंदर के किनारे को, नदी के किनारे को। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लुक फॉर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अंडर वाटर लैंडमार्क्स को। लुक फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अंडर वाटर लैंडमार्क्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बनाई है इंग्लिश में, एडजेक्टिव जो आ सकती है। भाई लुक फॉर को मिल गया, क्या ढूंढना है? अंडर वाटर लैंडमार्क्स। अब बताओगे आप यहाँ पे वो लैंडमार्क्स किस टाइप के हैं, एडजेक्टिव लगा करके लैंडमार्क्स को, अंडर वाटर लैंडमार्क्स को आप आइडेंटिफाई करोगे। समझ रहे हो ना? ए, सी और ई में से मेरा एक आंसर है। अब इन तीनों को यहाँ रख के देखो, लुक फॉर किसको करना है? प्रॉमिसिंग लैंडमार्क्स को, अश्योरिंग लैंडमार्क्स को, या असर्टिंग लैंडमार्क्स को? चलो अगर आप थोड़ी सी भी वो करते हो ना रीडिंग, तो आप कहोगे यहाँ पे प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग हर वो चीज़ है जिसमें बहुत आशाएं हों और होप हों, फुल ऑफ होप। प्रॉमिसिंग हर वो चीज़ है जो आने वाले जो टाइम के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिखाए। आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ, जैसे शी हैज़ अ प्रॉमिसिंग करियर इन जर्नलिज्म। उसका एक आशाओं भरा प्रॉमिसिंग करियर है। ऐसा करियर है अगर उसने शुरू किया तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही आशाएं होंगी उस करियर से हमें, है ना? तो प्रॉमिसिंग मतलब जिसमें कोई प्रॉमिस हो, आने वाले वक्त के लिए कुछ आशाएं हो। अश्योरिंग का मतलब यहाँ पे कुछ बैठेगा नहीं। अश्योरिंग का मतलब होता है भरोसा दिलाने वाला। असर्टिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। असर्टिंग का मतलब होता है जोर दे के कहने वाला। प्रॉमिसिंग यहाँ भी सेट बैठेगा और प्रॉमिसिंग बी में भी सेट बैठेगा। ए आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस इजी नहीं होते मेरे भाई, आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, फटाफट आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, और साथ ही साथ आपकी थोड़ी सी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इनको करने का एक ही तरीका है, आप ऐसे जैसा मैं एक सेट आपको करवा रहा हूँ, पेपर से पहले कम से कम 20-25 सेट्स का टारगेट रखो। ऐसे 20-25 सेट्स करके जाओगे तभी इस तरह के क्वेश्चन से आप थोड़े से कंफर्टेबल हो पाओगे। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। स्टार्टर्स कनेक्टर्स वाला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स कैन फिट इन सी। सी में क्या हम फिट कर पाओगे, मतलब इनमें से कौन सा फिट कर पाओगे? पहले आप कोशिश कर लो, फिर मैं बता देता हूँ। चलो सी में कह रहा है द स्टोन, अब यहाँ पे कुछ भी आएगा, द स्टोन आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड अंडर वाटर एट मुरुजुगा आर अ फर्स्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। Archaeologists elsewhere have been exploring drowned landscapes for decades now in search of deeper histories. कह रहे जो स्टोन आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट मतलब होता है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए जनरली आर्टिफैक्ट बोलते हैं, बाकी आप किसी इमारत को भी आर्टिफैक्ट बोल सकते हो, है ना? तो मेन जो ऑब्जेक्ट हैं स्टोन के, पत्थर के, डिस्कवर हुए हैं जो पानी के नीचे मुरुजुगा नाम की जगह पे। कह रहा है ये अ फर्स्ट हैं। आप कहीं भी देखो ना अ फर्स्ट, तो इसका मतलब होता है अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना? अ फर्स्ट का मतलब क्या है? अनप्रेसिडेंटेड, पहली बार जो देखने में, सुनने में, सबके सामने नोटिस में आई हो वो चीज़। तो ये अपने आप में पहली बार चीज़ है आने वाली, सबके नोटिस में फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया नाम के देश के लिए। और जो पुरातत्ववादी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दूसरी जगहों पे एल्सवेयर, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके दूसरी जगहों पे एल्सवेयर, कह रहा है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं डूबे हुए लैंडस्केप्स को, डूबे हुए धरातल को, कई दशकों से अभी तक सर्च के अंदर डीपर हिस्ट्री के और ज़्यादा गहरी इतिहास के लिए। देखो इस सेंटेंस को अगर आपको करना ना कनेक्ट दोनों को, यहाँ पे कोमा लगा के, तो इन पांचों में से एक को आपको यूज़ करना है। पहले दोनों सेंटेंस का आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा। देखो पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा इस तरह के आर्टिफैक्ट मिले हैं, आज तक ऑस्ट्रेलिया में आज तक मिले नहीं। और कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से कोसों दूर दूसरी जगहों पे कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इसी तरह के काम कर रहे हैं कई डेकेड से, और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की है, मतलब करते आ रहे हैं ड्राउंड लैंडस्केप्स को ढूंढते हुए। दोनों के अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट है। भाई आप कई जगह ढूंढ रहे हो, कई सालों से ढूंढ रहे हो, आपको कुछ नहीं मिला, और पहली बार मिला आपको कहाँ मिला? ऑस्ट्रेलिया में। समझ रहे मेरी बात को? जैसे ही यूँ होता है, हमारे लड़के ने तो बैंक का एग्ज़ाम पास कर लिया, हालांकि हमारी पड़ोसन की जो लड़की है वो 5 साल से प्रिपरेशन कर रही है, और वो देखो पिछली गली में एक लड़का है उसने तो 10 साल निकाल दिए तैयारी करते हुए, अब आजकल के प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं ना, वहाँ पे अपने कंट्रास्ट बताते हैं। भाई हमारे लड़के ने तो कर लिया, हमारे पड़ोसन के लड़के ने नहीं किया, है ना? बस वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में तो मिल गया, आर्कियोलॉजिस्ट दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, उनको दशकों से अभी तक नहीं मिला। अब इनमें से कंट्रास्ट कौन दिखाएगा?
सिंस का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, हेंस। वाइल का मतलब होता है जहां, जहां ऐसा है तहां ऐसा है। अनलेस का मतलब होता है सिवा इस कंडीशन के, सिवा इस कंडीशन के। मोर ओवर का मतलब होता है इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब चीज़ों के बाद। मोर ओवर मतलब ठीक है जो बता दिया, इसके बाद में ऊपर से ये है। तो अब देखो इनमें से कौन सा सेट बैठेगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए सेट बैठेगा वाइल। तो जहाँ पे ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वहीं आर्कियोलॉजिस्ट जो है दूसरी जगहों पे दशकों से इन चीज़ों के लिए ढूंढ रहे हैं, इन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं इन सर्च ऑफ डीपर हिस्ट्रीज। देयरफॉर का मतलब होता है हेंस, इस प्रकार से, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा इस प्रकार से हुआ। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। अनलेस आप जानते हैं अलग ही चीज़ है ये, मोर ओवर होता है अलग ये भी। जब सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और उसके बाद आपको एक एडिशनल स्टेटमेंट देनी हो तब आप यूज़ करेंगे मोर ओवर को। मैं एक वीडियो करना चाहता हूँ अलग से, इन सब कनेक्टर्स को मैं एक साथ एक ही वीडियो में लेके करूँगा। 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो अपने करने वाले हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी करके बना देता हूँ और फिर उस वीडियो को अपने थोड़े दिन में लेके आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल बैठ गया यहाँ पे सेट, आ जाओ डी पे। कह रहा है इनमें से डी में कौन सा बिठा दें और जो डी में बैठे और यहाँ भी बैठ जाए, दोनों जगह बैठ जाए, ऐसी कोई चीज़ बताओ, ठीक है। कह रहे डैश द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स अक्रॉस जियोलॉजिकल एजेस टू आइडेंटिफाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑन एंशंट शोर लाइन्स वॉज अ स्ट्रेटजी अप्लाइड ओवर 20 years ago on the other side of the Pacific Ocean in the bays of Haida Gwaii and archipelago of British Columbia। कह रहे ये जो है ना इस काम को करना, और किसको, राइज और फॉल को सी लेवल के कुछ करना, उसको ऑब्जर्व करना, प्लॉट करना, प्लान करना, पार्ट करना, मॉनिटर करना। तो कह रहे सी लेवल के उतार चढ़ाव को पिछले 10,000 सालों में सी कितना चढ़ा और कितना उतरा। कह रहे इसको ये जो करने का काम है ना, और कहाँ पे सारे जो है अक्रॉस चारों तरफ जियोलॉजिकल एजिस के, मतलब जियोलॉजिकल एजिस का मतलब है भूभागीय पुराने हिस्से जो एजिस से बहुत पुराने हैं ना, जियोलॉजिकल एजिस ऐसा समझ लो। जियोलॉजी होती है भूभाग, है ना। तो कह रहे भूभाग के बहुत सारे हिस्सों के राइज और फॉल के लेवल्स को ये करने का काम, और क्यों करना है, ताकि पहचान पाएँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, पुरातत्व की जो है जगहों को, और कहाँ पे, पुरानी पुरानी शोर लाइन्स पे, एंशंट किनारों पे समुद्रों के। कह रहे ये जो काम था एक स्ट्रेटजी था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे काम आएगा क्योंकि उसकी वर्ब है वॉज। सेंटेंस को ब्रेक करोगे तो यहाँ पता लग जाएगा, यहाँ एक जीरेंड आने वाला है वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और उसकी वर्ब सिंगुलर होगी, यहाँ पे आएगी वॉज। तो कह रहा है ये काम वॉज, ये था एक स्ट्रेटजी 20 साल पहले जो अप्लाई की गई थी 20 years ago, दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड ऑफ, और किसके, पैसिफिक ओशन के, प्रशांत महासागर के। तो पहले तो प्रशांत महासागर है, इसके इधर हो रही थी, 20 साल पहले उधर भी हो चुकी है। और कह रहा है ये हुई थी इन जगहों पे, बेज ऑफ गवाई और जो एक आर्कीपेलागो है ब्रिटिश कोलंबिया में। अब मुझे बताओ राइज एंड फॉल को क्या आप कर सकते हो, कौन सा वो काम है जो राइज एंड फॉल सी लेवल को आप कुछ करोगे और आप एंशंट शोर लाइन्स को जो है ना आइडेंटिफाई कर पाओगे। 20 साल पहले से काम हो रहा है। तो वो काम प्लॉट करने का है, ऑब्जर्व करने का है, प्लान करने का है, पार्ट करने का, मॉनिटर करने का। देखो मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। क्लास से मॉनिटर क्या काम करता है, निगरानी करता है, कोई बच्चा भाग ना रहा हो, कुछ इधर उधर ना हो रहा हो, है ना। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन लेना, किसी चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। प्लान करने का मतलब होता है योजना बनाना, ये तो बड़ा आसान है प्लान करना। पार्ट करने का मतलब होता है अलग होना, किसी से अलग हो जाना। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद दोनों ही आता है, आपको पता है। फ्रॉम किसके साथ लगाते हैं, विद किसके साथ लगाते हैं, है ना। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद। बचा क्या, प्लॉट करना। प्लॉट करने के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है, देखो प्लॉट है ना, प्लॉट, इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। ज़मीन के टुकड़े को भी प्लॉट कहते हैं, किसी के खिलाफ बनाए हुए षड्यंत्र को भी प्लॉट कहते हैं, और किसी ग्राफ करने को भी प्लॉट करना कहते हैं। मतलब एक ग्राफ होता है उसको भी प्लॉट बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा भाई, नक्शे की प्लॉटिंग हो गई है, अब घर बनाना शुरू करेंगे। नक्शे को हमने ग्राफ बना दिया है, घर का नक्शा जो उससे आर्किटेक्ट से, अब घर को हम करवाएंगे, जो है उसका मतलब घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। तो प्लॉट एक ज़मीन के हिस्से को भी बोलते हैं, प्लॉट एक षड्यंत्र को भी बोलते हैं, और प्लॉट एक ग्राफ को भी बोलते हैं। एक ही वर्ड 3 काम करता है, बस इसने यही काम करवाया आपसे, है ना। अब देखो यहाँ पे राइज एंड फॉल को आप क्या क्या कर सकते हो। मान लो मैं प्लॉट कर सकता हूँ। प्लॉट करने का मतलब है यूँ बना दूँ मैं 2002 में
समंदर इतना ऊपर था इस जगह पे, फिर 1902 में समंदर इस जगह इतना ऊपर था, फिर 1102 में समंदर इस जगह इतना ऊपर था, है ना। ऐसी प्लॉटिंग सी कर दूं, ग्राफ बना दूं, तो ये कर सकता हूँ। ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ कुछ हद तक, राइज एंड फॉल को मैं नोटिस करने की कोशिश भी कर सकता हूँ, प्लान भी कर सकता हूँ कुछ हद तक मैं, पर प्लान थोड़ा सा सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि राइज और फॉल आप प्लान नहीं करते हो, वो नेचर प्लान करता है। ए और सी आपका आंसर हो सकता है। पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, राइज और फॉल से अलग क्यों हो गया? पार्ट करना मतलब किसी चीज़ से अलग होना। और मॉनिटर हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्व और मॉनिटर एक दूसरे के सिनोनिम है, निगरानी करना, मॉनिटर करना कहलाता है। मैंने देखा कि ए, सी और डी इन तीनों में से कोई भी जीरेंड आप यहाँ बिठा दोगे तो थोड़ा आपका सेंटेंस जो है वो सही बन जाएगा। अब चेक करेंगे इनमें से कौन सा यहाँ पे बैठेगा। ही टोल्ड अस वन इवनिंग हाउ ही हैड बीन डिलीवर्ड फ्रॉम दोज हु वर डैश हिज डिस्ट्रक्शन। उसने हमें बताया, एक दिन उसने टोल किया, एक शाम में कैसे वो डिलीवर हुआ था। देखो डिलीवर फ्रॉम का मतलब होता है किसी से बच निकलना, बच निकलना, किसी परेशानी से बच निकलते हो तब डिलीवर फ्रॉम होते हो। इसी से वर्ड बनता है डिलीवरेंस। आपने सुना होगा डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। अगर आप इंसानी जन्म को लेकर के मुक्ति मिल जाए आपको, तो वो डिलीवरेंस कहलाता है ना, किसी चीज़ से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में डिलीवरेंस वर्ड यूज होता है इसी फ्रेजल वर्ब से। तो कह रहा उसने बताया वो बच निकला, कैसे डिलीवर फ्रॉम हुआ, उन लोगों से जो उसकी तबाही को कुछ कर रहे थे। अब देखो, तबाही को प्लान किया जा सकता है और तबाही को प्लॉट किया जा सकता है। प्लॉट मतलब है षड्यंत्र बनाना, स्कीम करना, और प्लान का मतलब है योजना बनाना। आपके आंसर्स हो सकते हैं ए, सी या डी। अब यहाँ पे आंसर आपके पास सिर्फ ए की बचा है इस ऑप्शन में से ए। समझे मेरी बात को? ई यहाँ पे पढ़ सकता है, ई को आप डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन ई जो है वो यहाँ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? प्लॉटिंग। तो प्लॉट करना जो है इसलिए कर रहे हैं वो, प्लॉट ग्राफ बना रहे हैं, और उसके दुश्मन भी प्लॉट कर रहे थे उसके डिस्ट्रक्शन को, उसके लिए योजना बना रहे थे। चलो आगे बढ़े। थोड़े मुश्किल हैं पर घबराओ मत, सीखो पहले, फिर मैं आपको वादा कर रहा हूँ 20 से 25 सेट तुमने लगा लिया ना, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर 8 में से मेरे एक ही सही हुआ, 7 तो समझ ही नहीं आए। कम से कम तुम 4 सही करोगे और 4 तुम गलत करोगे, तो उनका मीनिंग बाद में उनको एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने गलत क्यों किया, है ना। तो 20-25 सेट्स का आपको टारगेट रखना है इस तरह के क्वेश्चंस का। चलो फटाफट बता दो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ई आर कंटेक्चुअली इनएप्ट। ई में कौन सा वर्ड जो है कंटेक्चुअली इनएप्ट है? तो ये ई वाला पूरा सेंटेंस है, ये पूरा ये यहाँ तक है ना। इसमें ये वर्ड्स आपको दिखेंगे, जैसे ये दिख रहा है यहाँ, सिचुएटेड यहाँ दिख रहा है, फार्दर यहाँ दिख रहा है, आइडेंटिफाइड यहाँ दिख रहा है, ऑल करेक्ट, ठीक है। तो आप बता दो इनमें से कौन सा इनएप्ट है। इनएप्ट का मतलब होता है गलत, एप्ट का मतलब होता है समझदार, इनएप्ट मतलब बेवकूफ़ी भरा। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ लगने की वजह से सेंटेंस बेवकूफ़ बना हुआ है? पहले आप कोशिश कर लो। चलो मैं आपको सेंटेंस पढ़वा देता हूँ। मैनी कोस्टल साइट सिचुएटेड ऑन हाइडा गवाइज मॉडर्न डे शोर्स और फार्दर अप स्लोप हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस। कह रहा बहुत सारे समुद्री किनारे जो हैं जो सिचुएटेड हैं हाइडा गवाई के मॉडर्न डे शोर्स पे, कह रहा या फिर फर्दर अप स्लोप। अप स्लोप मतलब ऊपर की तरफ, स्लोप ऊपर की तरफ है, समंदर से ऊपर की तरफ जाओगे पहाड़ों की तरफ। तो कह रहा है उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, इस प्रोसेस में उनको पहचाना गया है। अब देखो यहाँ पे गलत क्या पड़ा, सिचुएटेड बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बार सेंटेंस ब्रेक कर देता हूँ। मैनी एक एडजेक्टिव है, कोस्टल एक एडजेक्टिव है, साइट्स के लिए आया, साइट का मतलब होता है जगह, सिचुएटेड एक एडजेक्टिव है, वो वाली जगह है जो सिचुएटेड है, जो लोकेटेड है। ऑन प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हाइडा गवाइज मॉडर्न डे शोर्स, ये शोर्स इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हाइडा गवाइज मॉडर्न डे पूरा एडजेक्टिव है। और के बाद इसका ऑन का दूसरा ऑब्जेक्ट है अप स्लोप। अप स्लोप के आगे फार्दर नाम का एडजेक्टिव लगा हुआ है। हैव बीन आइडेंटिफाइड साइट्स नाम के सब्जेक्ट के लिए आया है, इसकी वर्ब है हैव बीन आइडेंटिफाइड। इन प्रोसेस है, इनका ऑब्जेक्ट है प्रोसेस, इन प्रेपोजिशन का। तो यहाँ पे आपका जो गलती है ना वो मीनिंग की गलती है, साइट्स गलत लिखा हुआ है। साइट एक वर्ब होती है, साइट का मतलब होता है हवाला देना, है ना। अगर आप किसी रूल को साइड करते हो, मान लो मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने बोला देखो गीता में ऐसा लिखा हुआ है, भगवत गीता में ये होना चाहिए, तो गीता को आपने साइड कर दिया, आपने बता दिया देखो गीता में कृष्ण जी ने ये कहा था। तो इनको क्या करे, ये साइड जो है ना ये गलत यहाँ पे यूज़ कर दिया। इस वर्ब को आपको लिखना चाहिए साइट्स, SITE। साइट का मतलब होता है एक्चुअल में जगह, लोकेशन, है ना। दो वर्ड्स हैं साइड और साइट, ये वाला वर्ब है और ये वाला नाउन है। आपको साइट्स लिखना था, SITES वाला, साइट्स आपका आंसर होना चाहिए, समझ गए ना, इसलिए इनएप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
कह रहा है एफ के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज डू नॉट यूज द हाईलाइटेड वर्ड एफ इनकरेक्टली। कह रहा है एफ में एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को कौन से सेंटेंस में करेक्टली यूज़ नहीं किया हुआ। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो पूरे को, प्लेन का क्या मीनिंग है यहाँ पे। एक्चुअल में आपसे यूँ कह रहा है कि ये प्लेन वर्ड के जितने भी मीनिंग है उनमें से कौन सा वाला ये सेंटेंस है जो गलत मीनिंग बता रहा है ना। प्लेन वर्ड को हमने यहाँ भी यूज़ किया है, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया है। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। प्लेन के 3 मीनिंग होते हैं, 3-4 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है मैदान, फील्ड, प्लेन है ना। कौन सा वाला प्लेन, ये वाला PLAIN। दूसरा प्लेन का मीनिंग होता है जो चीज़ बहुत सिंपल हो। प्लेन, भाई मैं तो बिल्कुल प्लेन आइसक्रीम लूँगा, मुझे बिल्कुल जो है ना सीधी सादी सिंपल सी आइसक्रीम दे दो। प्लेन ट्रूथ ज़िंदगी का ये है, सादा ट्रूथ ये है ना। प्लेन को बोलते हैं सिंपल या सादा। अच्छा, प्लेन के वैसे 2 ही मीनिंग है मोटे मोटे जो आपको जो है बार बार देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा वाला मीनिंग यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा। आई विश टू मेक इट प्लेन दैट Russell himself is not responsible or directly or indirectly for the writing of this pamphlet। मैं इस चीज़ को प्लेन बनाना चाहता हूँ, सिंपल बनाना चाहता हूँ, इस चीज़ को क्लियर बनाना चाहता हूँ। तो कह रहा है बहुत ही, आपने सुना होगा ना प्लेन एंड सिंपल। प्लेन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। प्लेन का मतलब ये होता है जो अपने आप में सिंपल हो। तो उसने बोला मैं इस चीज़ को बहुत सिंपल बनाना चाहता हूँ, साफ बनाना चाहता हूँ कि रसल जो है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस काम के लिए। बिल्कुल ठीक यूज़ है। प्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर करना। दूसरा देखो, आई मिस द प्लेन एंड द नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट डजेंट हैव अंटिल टुमारो। मैंने प्लेन को मिस कर दिया और अगली अवेलेबल फ्लाइट जो है वो कल तक लीव नहीं करेगी। कब तक, अंटिल टुमारो। देखो यहाँ पे जो प्लेन है ना मेरे भाई, वो है ये वाला PLANE। प्लेन मतलब एयरक्राफ्ट, फ्लाइट, एयरक्राफ्ट। तो ये वाला प्लेन गलत है ऑफकोर्स। सेकेंड आपका आंसर है। सी वाले को देख लो, द डाइनर्स वर डिसअपॉइंटेड विद द प्लेन इनसिपिड सूप दे वर सर्व्ड। जो डाइनर्स थे, डाइनर्स वो होते हैं जो डिनर करने आते हैं, तो जो डिनर करने वाले एक मेहमान थे वो डिसअपॉइंटेड थे। और किससे, उस सूप से जो उनको सर्व किया गया था, जो प्लेन और इनसिपिड था। प्लेन का मतलब होता है सादा और इनसिपिड का मतलब होता है बेस्वादा, ना मीठा ना तीखा, ना थोड़ा सा कड़वा ना थोड़ा सा, समझ गए ना, किसी भी टाइप का नहीं, एकदम पी रहे हो पानी ऐसा लग रहा है। और सादा है बिल्कुल, उसमें कोई फ्लेवर भी नहीं है। तो सादे और इंसिपिड सूप के कारण जो है बड़े डिसअपॉइंटेड थे। यहाँ भी प्लेन ठीक है सादे के लिए, यहाँ भी प्लेन ठीक है बिल्कुल, किसके लिए, क्लियर के लिए। और यहाँ प्लेन का मतलब है मैदान है ना, कोस्टल प्लेन। लेकिन यहाँ प्लेन गलत है, यहाँ पे आना चाहिए एयरक्राफ्ट वाला प्लेन, PLANE। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन हिम्मत उसकी है जो इनको पढ़े और पढ़ के सोल्व करने की कोशिश करे। 7th क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन रिप्लेस द हाईलाइटेड पोर्शन इन G। तो G में जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको उठा दूं और इनमें से कौन सा लगा दूं ताकि ये अच्छा हो जाए। और लगता है आपको कि यही सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर होना चाहिए। चलो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लाइक मुरुजुगास ट्रेडिशनल कस्टोडियंस द आर्किपेलागोस इंडिजिनियस पीपल द हैडा वर नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस फाइंड। ठीक उसी तरह जैसे मुरुजुगा के ट्रेडिशनल कस्टोडियंस हैं, वहाँ के रहने वाली पुरानी जो है ट्राइब्स हैं, जो ये आर्किपेलागो है इसके जो इंडिजिनियस पीपल है। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है, लोकल, जो वहीं पैदा हुए थे, मतलब बहुत पुराने टाइम से वहीं है ना, मूलतः वहीं के रहने वाले हैं। तो इस आर्किपेलागो के जो लोकल पीपल हैं, हाइडा जिनको बोलते हैं, वो सरप्राइज नहीं थे इस फाइंड के जरिए। देखो फाइंड नाम के वर्ड को आप देख लेना। फाइंड एक वर्ब है, वर्ब फॉर्म में होता है लुक फॉर करना, ढूंढना, सर्च फॉर करना किसी चीज़ के लिए। और नाउन फॉर्म में फाइंड का मतलब होता है मिली हुई चीज़। फाइंड से ही एक वर्ड बनता है नाउन फॉर्म में, फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब होता है एक रिजल्ट, वो भी मिला हुआ रिजल्ट ही होता है आपको लास्ट में, है ना। फाइंड मतलब मिली हुई चीज़ और फाइंडिंग मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट। तो अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे नोट वर नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस फाइंड, तो यहाँ पे गलती क्या है। देखो इंडिजिनियस पीपल सब्जेक्ट है, वर उनकी वर्ब है, सरप्राइज यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, वर नॉट सरप्राइज्ड वो सरप्राइज नहीं थे। बाय प्रपोजिशन है, फाइंड जो है मिली हुई चीज़ है, इस फाइंड को फाइंडिंग से इससे सरप्राइज नहीं थे। बाय इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस प्रपोजिशन का, बाय एक नाउन है। अब यहाँ देख लो इनमें से कौन सा सेट बैठ रहा है। द इंडिजिनियस पीपल द हाइडा वर हार्डली सरप्राइज्ड एट द फाउंड। देखो एट द फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाया हुआ, फाउंड एक एडजेक्टिव
है ना। फाउंड मतलब कोई चीज़ जो पाई गई हो। एट प्रेपोजिशन को फाउंड नाम का एडजेक्टिव नहीं दे सकते आप। यहाँ पे फाउंड के बाद कुछ लिखो, एट द फाउंड सीक्रेट्स, एट द फाउंड आर्टिफैक्ट्स। समझ रहे हो मेरी बात को। फाउंड एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में एक नाउन चाहिए आपको, वही नाउन इस एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऐसे फाउंड लिख करके आ जाओगे तो काम चलेगा नहीं। फाइंड यहाँ पे बिल्कुल ठीक था, फाउंड से काम नहीं चलेगा। तो हाइडा वर हार्डली सरप्राइज एट द फाइंड, ना कि फाउंड। ये गलत हो गया पहला। अब देखो, हाइडा वर नो वंडर दैट द डिस्कवरी, कुछ बना ही नहीं। दैट एक कंजंक्शन होती है, डिस्कवरी एक नाउन आया, इसकी वर्ब कहाँ है भाई, कैसे बना दोगे दैट। दैट तो कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन के बाद दैट के बाद जो नाउन आ रहा है उसकी वर्ब भी तो आनी चाहिए ना। तो हाइडाज वर अगर इसको बनाना हो तो ऐसा बनेगा, हाइडाज वर नॉट सरप्राइज्ड एट द डिस्कवरी, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। सरप्राइज एट द डिस्कवरी या बाय द डिस्कवरी। तीसरा देख लो, नॉट सरप्राइज एट द डिस्कवरी। देखो जो मैंने बताया था वही इसने बना दिया तीसरा वाला। पर ध्यान देना, सरप्राइज ये एक वर्ब है। हाइडा जो थे वो सरप्राइज नहीं थे, हैरान नहीं थे, सरप्राइज्ड है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, हैरान को बोलते हैं सरप्राइज्ड। तो नॉट सरप्राइज्ड एट द डिस्कवरी ये बन जाता। तो यहाँ पे डी नहीं लगा, गलत हो गया। यहाँ पे फाइंड लिखना था, फाउंड लिख दिया, गलत हो गया। इसका कुछ मतलब है नहीं, दैट कंजंक्शन के बाद कोई क्लोज बन नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। मतलब क्या मेरे भाई, ये जो ओरिजिनल दिया था ये सही है, नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिट इन एच एज वेल एज इन द सेंटेंस बिलो। तो एच में कुछ घुसाओ और यहाँ पे भी आना चाहिए, दोनों जगह बराबर सेट बैठे, ये या ये। चलो आराम से पहले कोशिश कर लेना। ही वर्कड फॉर 37 ईयर्स एट योक कैरेज वर्क्स एंड डाइड ऑफ एन इलनेस रिलेटेड टू एस्बेस्टोस आफ्टर डैश अ लॉन्ग एंड पेनफुल कोलैप्स। कह रहा है वो 37 साल काम किया उसने योक के एक कैरेज वर्क्स में और मर गया वो एक इलनेस से, बीमारी से जो रिलेटेड टू एस्बेस्टोस थी, इस तरह की बीमारी से थी, है ना। कह रहा ये कैसे हुआ, ये आफ्टर करने के बाद हुआ बहुत ही लंबी और पेनफुल कोलैप्स को। कोलैप्स का मतलब होता है, कोलैप्स मतलब गिर जाना, ढह जाना, है ना। और लॉन्ग और पेनफुल मतलब बड़ा लंबा और पेनफुल हो। तो कोलैप्स आपकी, मान लो आप बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, बिस्तर पे पड़ गए हो, तो वो भी कोलैप्स है। आप गिर रहे हो, कहीं पे चल रहे हो, चलते चलते गिर गए हो, ढह गए हो, वो भी कोलैप्स है। तो उसने पहले या तो वो चलता हुआ गिर गया, कोलैप्स कर गया, या फिर वो बिस्तर पकड़ के बैठा रहा और लॉन्ग और पेनफुल उसका कोलैप्स रहा, है ना। अब देखो ये कोलैप्स के लिए कैसे अपने पास यहाँ पे कौन सा जीरेंट आ सकता है। आफ्टर इस कोलैप्स को क्या करने के बाद, लास्ट करने के बाद, विद स्टैंड करने के बाद, बेयर करने के बाद, एंड्योर करने के बाद, या परमानेंट करने के बाद। परमानेंट तो एक एडजेक्टिव है, आफ्टर के बाद में जीरेंट आ सकता है। यहाँ पे ए बी सी डी चारों आ सकते हैं, परमानेंट एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है, है ना। आफ्टर कुछ करने के बाद इस कोलैप्स को, तो इस कोलैप्स को बेयर कर सकता है। बेयर का मतलब होता है सहना, टोलरेट करना, ठीक है। बेयर का एक सिनोनिम है एंड्योर करना। एंड्योर का मतलब भी होता है सहना या टोलरेट करना। लास्ट का मतलब होता है लंबा चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, आपने सुना होगा, है ना। बहुत लंबा चले वो होता है लॉन्ग लास्टिंग। अब याद रखना, लास्टिंग और एंड्योरिंग भी एक दूसरे के सिनोनिम है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। देखो सहने का सिनोनिम है बेयर करना या टॉलरेट करना या एंड्योर करना, ठीक है। और लंबा चलने का सिनोनिम है लास्टिंग और एंड्योरिंग। एंड्योरिंग दोनों के सिनोनिम है, सहने को भी एंड्योर करना कहते हैं और लंबा चलने को भी एंड्योर करना कहते हैं। तो ये दोनों भी आपस में सिनोनिम हो गए और ए और सी भी आपस में सिनोनिम हो गए। विद स्टैंड का करने मतलब होता है सहना। ए और डी भी आपस में सिनोनिम है, बेयर और विद स्टैंड एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ये चारों सेट बैठ रहे हैं कुल मिला करके, है ना, सिनोनिम ही है एक दूसरे के। अब देखो यहाँ पे एच में क्या घुसाएं। हाइडा जो थे सरप्राइज नहीं थे इस फाइंड से। इट वॉज सिंपली अ फिजिकल मार्क ऑफ देयर दिस टाइप ऑफ प्रेजेंस ऑन द आइलैंड। कह रहे ये महज एक मार्क था, एक निशान था उनकी इस टाइप की मौजूदगी का इस आइलैंड के ऊपर। अब ये मौजूदगी कैसी होगी यही डिसाइड करेगा ए बी सी डी में से कैसा आंसर होगा। सहने वाली मौजूदगी, लंबी चलने वाली मौजूदगी, लास्ट करने वाली, लंबी चलने वाली, या विद स्टैंड सहने वाली। भाई मौजूदगी आपकी प्रेजेंस लंबी हो सकती है ना। कहने का मतलब है एंड्योरिंग या लास्टिंग, इन दोनों में से आपका एक आंसर है। लेकिन ध्यान रखना लास्टिंग यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा।
आप कोलैप्स को एंड्योर कर सकते हो, बेयर कर सकते हो, विद स्टैंड कर सकते हो। कोलैप्स को आप सह सकते हो, लास्ट करने का कोई कनेक्शन नहीं है। तो एंड्योरिंग यहाँ पे तो बैठ रहा है और एंड्योरिंग यहाँ भी बैठ रहा है ना। लास्ट यहाँ बैठ जाता है पर लास्ट यहाँ नहीं बैठेगा। एंड्योरिंग यहाँ भी बैठ रहा है और यहाँ भी बैठ रहा है। एंड्योरिंग आपका आंसर है। सहना भी एंड्योर करना और लंबा चलना भी एंड्योर करना। चलिए यहाँ पे अपने ख़त्म करेंगे सेट को। थोड़े मुश्किल होते हैं, 20-25 सेट्स आप ढूंढ लो, नेट पे मिल जाएंगे बहुत सारे, है ना। मैंने उठाया टेक्स्ट बुक से, textbook.com से ये हमने उठाए हुए हैं। टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे आपको और भी मिल जाएंगे, फ्री वाले भी रखे हुए हैं वहाँ पे और पेड वाले भी हैं। बाकी एक पेड जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर लेकर के रखना। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, तो बड़ा ज़रूरी है टेक्स्ट बुक की सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। किसी की भी ले लो ना, प्रैक्टिस मॉक की ले लो, टेक्स्ट बुक की ले लो, ओली बोर्ड की ले लो, सब बराबर है। टेक्स्ट बुक वाली लेते हो तो वहाँ पे आपको YET 10 लगाने पे 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप टेक्स्ट बुक लेने का सोच रहे हो तो ज़रूर से डिस्काउंट को अवेल कर लेना, ठीक है। YET 10। अच्छा, एक और चीज़, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताएं इस तरह के क्वेश्चंस आप कितना चाहते हैं इनको करना। देखो इस तरह का क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन कम ही आते हैं और जब भी आए हैं लड़के छोड़ के ही आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। इसकी क्या है, इसमें क्या है, P को करना है, Q को करना है, R को, S को और T को। और ये जो सारे सेंटेंस है ना ये आपस में भी जम्बल्ड हैं। तो पहले तो मैं P को सेट करूँगा, पहले B आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा, जो भी बनाऊँगा, है ना। तो पहले तो 5 सेंटेंस को सीधा करना है। फिर सीधा करने के बाद जो 5 सेंटेंस बनेंगे उन 5 सेंटेंस से भी एक पैराग्राफ बनाना है ना। फिर PQRS में से आपको बनाना पड़ेगा, जैसे R आएगा, फिर P आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, है ना। ऐसा आपको बनाना होगा। तो ये डबल जो है ना पैराजम्बल होता है, डबल। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं, ये देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ P। तो पहले तो P को आप बता रहे हो कैसे टूटेगा, मतलब कैसे जुड़ेगा। वैसे इसने पूछ लिया आपसे R का क्या है, S का क्या है, T का क्या है, और लास्ट में आपसे पूछ लेगा इन 500 को सही तरीके से बिठाया जाए तो कैसे बिठाया जाए। तो ये बहुत लंबे सेट्स होते हैं, मेरे ख्याल से 45 मिनट चाहिए मुझे पूरा डिटेल में समझाने के लिए। वीडियो अगर चाहिए हो तो बता देना कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना करके ले आऊँगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।